हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। मैं पुनीत शर्मा श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और लगातार मेहनत करते रहिएगा। एक दिन आपको सफलता जरूर हासिल होगी दोस्तों। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू सिस्टम। कौन सा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करनी चाहे हम, तो बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र की हम बात करेंगे, उससे पहले ये नया टॉपिक है, इसलिए हम दो लाइन के साथ में शुरुआत करना चाहेंगे। कि दो लाइन क्या है हमारी, ध्यान से सुनिएगा। कि क्यों जमी पे बैठ के आसमान देखता है, कि क्यों जमी पे बैठ के आसमान देखता है, पंख खोल मेरे यार ये जमाना उड़ान देखता है। दिया है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, दिया है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल मेरे यार तुझे सारा जहां देखता है। थैंक यू दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन तंत्र, श्वसन का मतलब क्या होता है? सांस लेना, श्वास लेना। श्वास मतलब अंदर लेना और छोड़ना। इसका जो पूरा प्रोसेस होता है, इसमें जो भी ऑर्गन्स हमारे काम में आते हैं, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी इसमें ऑर्गन्स रहते हैं, तो और सभी ऑर्गन्स से मिलकर क्या बनता है हमारा श्वसन, और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? तंत्र। तो ये है हमारा श्वसन तंत्र। इसमें क्या क्या चीजें आती है, देखिए। श्वसन तंत्र में हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारी जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, और नेजल कैविटी से नीचे कहाँ जाता है? पूरा पूरे लंग्स में फैलता है। तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आती है उसके बारे में हम बताते हैं आपको। ये हमारी क्या, नेजल कैविटी। ये है हमारी नेजल कैविटी, और ये है हमारी ओरल कैविटी। ओके डियर। तो नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, दोनों से ही हम सांस ले सकते हैं, दोनों से हम ब्रीथ कर सकते हैं। अगर नेजल कैविटी में अगर हमारे मान लो कोई भी दिक्कत है, कोई भी डिजीज है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर उससे दिक्कत आ रही है तो हम ओरल कैविटी से भी सांस ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों हमारे क्या जुड़ी हुई है? पीछे की साइड से जुड़ी हुई है। दोनों क्या है? कॉमन वे है। दोनों हमारे कॉमन वे होते हैं पीछे की साइड से। अब पीछे क्या आता है हमारा? इस पार्ट को बोलते हैं हम फेरिंग्स। ठीक है, जीआईटी में हमने आपको अच्छे से बताया था कि फेरिंग्स ये कॉमन वे है, जो ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों यहाँ के मिलती है। इसलिए अगर नेजल कैविटी मान लो बंद हो गई, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, तो क्या कर सकते हैं? हम ओरल कैविटी से भी ब्रीथ कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया हमारा नेजल कैविटी के बाद में फेरिंग्स। फेरिंग्स से नीचे चलते हैं तो यहाँ आते हैं हमारे क्या, वोकल कॉर्ड। यहाँ क्या आते हैं हमारे? वोकल कॉर्ड। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वोकल कॉर्ड। और वोकल कॉर्ड को ही हम क्या बोल देते हैं? लैरिंग्स। वोकल कॉर्ड में क्या होता है? हमारे साउंड प्रोडक्शन की कुछ स्ट्रक्चर होती है, वोकल कॉर्ड बोलते हैं उसको, जिससे क्या होता है? हमारा साउंड का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं? हम लैरिंग्स बोलते हैं। अब लैरिंग्स से नीचे हम चलेंगे, तो नीचे की साइड चलने पर क्या स्ट्रक्चर आएगी हमारी? आगे का जो हमारा एयर का पाइप होता है, वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ठीक है, आगे वाला पाइप हो गया हमारा क्या, ट्रेकिया। इस तरीके से इसमें रिंग होती है। तो ये हो गया हमारा ट्रेकिया। और ये था हमारा क्या, लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड। अब ट्रेकिया से अगर हम नीचे चलेंगे, ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी क्या, ट्रेकिया। आगे का जो एयर का पाइप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारा क्या होता है? दोनों साइड राइट और लेफ्ट बाइफरगेट हो जाता है या डिवाइड हो जाता है। तो दोनों साइड अगर डिवाइड होता है, तो राइट वाले ब्रांच को हम बोल देते हैं राइट ब्रोंकस, और लेफ्ट वाली को हम बोल देते हैं लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, राइट वाली क्या हो गई? राइट ब्रोंकस। अब ये जो ब्रांच होती है, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस, ये क्या करती है? आगे जाके और भी बाइफरगेट होती है। जैसे कि यहाँ से ऐसे ब्रांच निकल गई, यहाँ निकल गई, और नीचे की साइड निकल गई। तो काफी इसकी भुजाएं हो जाती है। उनको क्या बोलते हैं हम? ये तो हो गई हमारी ब्रोंकस या प्राइमरी ब्रोंकस।
इसके बाद में आती है सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी के बाद में क्या आएगी, टर्सरी ब्रोंकस। ठीक है, तो इसकी ब्रोंकस की कितनी ब्रांच पाई जाती है, 3 ब्रांच पाई जाती है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस। अब ब्रोंकस के बाद में, ये तो हमारी क्या हो गई, टर्सरी ब्रोंकस मान लिया इसको। अब ब्रोंकस के आगे की साइड में क्या होते हैं, इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इन बलून लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोलर सैक। इनको हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोलर सैक। ये दोनों साइड पाए जाते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ब्रांच निकल गई इस तरीके से। तो ये दोनों साइड क्या पाए जाते हैं, एल्वियोलर सैक पाए जाते हैं। ठीक है, राइट साइड वाले राइट राइट एल्वियोलर सैक और लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट वाले हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गए, ये क्या होते हैं हमारे एल्वियोलर सैक। सैक से पहले कुछ डक्ट पाई जाती है, उनको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। तो ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्ट्रक्चर, जो ऑर्गन्स हमारे इसमें आते हैं, क्या क्या आते हैं हमारे नेजल कैविटी से, नेजल कैविटी आती है, ओरल कैविटी आती है, ओरल कैविटी से हम ब्रीथ कर सकते हैं। उसके पीछे हमारा क्या जुड़ा रहता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स हमारा क्या होता है, कॉमन वे होता है हमारी ब्रीदिंग का। फेरिंग्स के बाद में पीछे की साइड तो आ जाता है हमारा ईसोफेगस। पीछे की साइड हमारा क्या आ गया, ईसोफेगस। आगे की साइड आ जाता है हमारा क्या, ट्रेकिया। ट्रेकिया हमारा एयर होता है। ट्रेकिया से ऊपर पहले क्या आ जाता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स इसमें क्या आते हैं हमारे, वोकल कॉर्ड। लेरिंग्स के जस्ट नीचे हमारा आता है क्या, ट्रेकिया। ट्रेकिया दो पार्ट में बाइफरगेट हो जाता है। पहला हो गया राइट ब्रोंकस और दूसरा इधर की साइड वाला हो गया लेफ्ट ब्रोंकस। अब ये ब्रोंकस की भी 3 स्ट्रक्चर पाई जाती है, 3 अलग अलग ब्रांच पाई जाती है, छोटी छोटी ब्रांचों में आगे की साइड डिवाइडेड रहता है। अब छोटी छोटी ब्रांच को भी हम कुछ नाम तो देंगे, क्या नाम देंगे हमने, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस। ठीक है, टर्सरी ब्रोंकस के बाद में हमारी क्या आ जाएगी, एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट किससे जुड़ी रहती है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक बोलते हैं। ओके माय डियर, तो एल्वियोलर सैक तक हमारी क्या पाई जाती है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब इसके भी आगे एल्वियोलर सैक में भी क्या होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज से जुड़ी हुई रहती है। ये ब्रांच हमारी क्या होती है, जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें ब्लड आ रहा होता है कहाँ से, हमारे राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से हमने पढ़ा था कार्डियो में कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड आता है, सॉरी जाता है किसमें, लंग्स के पास। किस लिए जाता है, प्योरिफिकेशन के लिए। वो क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो लंग्स में आ गया, लंग्स में किस स्ट्रक्चर के पास आएगा, हमारे एल्वियोलाई के पास। ठीक है, अब एल्वियोलाई में हमारे क्या आ रही है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हम बाहर से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, हाईली ऑक्सीजन एयर ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन तो हमारे किस में आ जाती है, ऑक्सीजन हमारे किस में आ गई, देखिएगा, ऑक्सीजन तो इन हो जाती है, ऑक्सीजन इन हो जाती है। और हमारे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल से, उसमें क्या होती है, CO2। और CO2 किस में छोड़ दी जाती है, एल्वियोलाई सैक में छोड़ दी जाती है। तो यहाँ होता है हमारा क्या, गैसेस एक्सचेंज, किस किस के बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। इस तरीके से CO2 तो एल्वियोलाई में चली जाती है और ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है। इस तरीके से हमारा क्या हो जाता है, ब्लड प्योरीफाई हो जाता है। ओके माय डियर, तो ये था हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में हमने ऐसे ही बेसिकली नॉलेज के लिए डायग्राम बना के हमने समझा है कहाँ से कहाँ तक होता है। ठीक है, अब हम एक एक चीज की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है क्या, हमारी ब्रीदिंग। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आती है ब्रीदिंग। दूसरी टर्म आती है हमारी क्या, रेस्पिरेशन। इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। वैसे देखने में सुनने में तो हमें लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों क्या है, सेम वर्ड है। ठीक है, सुनने में ऐसे लगता है ब्रीदिंग कर रहा है या रेस्पिरेशन कर रहा है, दोनों सेम ही तो है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग का अलग मतलब है और रेस्पिरेशन का अलग मतलब है। पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, ब्रीदिंग की। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग हम जो सांस लेते हैं, जो हमारा एयर का इनवर्ड और आउटवर्ड जो प्रोसेस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। इनवर्ड एंड आउटवर्ड, आउटवर्ड ऑफ द एयर। ठीक है, बाहरी एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम एयर का क्या करते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड इनहेल करते हैं और
एक्सहेल करते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ द एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ द एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। ओके माय डियर, रेस्पिरेशन के हम अलग से बात करेंगे। और ब्रीदिंग हमारा कितने टाइप का होता है? सेकंड पॉइंट क्या आता है हमारा? ब्रीदिंग के फेज। फेज हमारे ब्रीदिंग के कितने फेज पाए जाते हैं? तो ब्रीदिंग के हमारे पाए जाते हैं 2 फेज। कौन कौन से? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, सबसे पहला क्या आ जाएगा हमारा? इंस्पायरेशन। सेकंड क्या आता है? एक्सपायरेशन। 2 तरीके के हमारे ब्रीदिंग के फेज पाए जाते हैं। इंस्पायरेशन मतलब एयर का इनहेल करना, और एक्सपायरेशन का मतलब एयर का आउटफ्लो करना, एयर को बाहर निकालना। ठीक है, 2 तरीके के हमारे फेज पाए जाते हैं। इंस्पायरेशन मतलब हो गया इनहेल, और एक्सपायरेशन मतलब हो गया एक्सहेल। ठीक है, अब इनकी भी बात करें कि इनमें कितना कितना तो टाइम लगता है, और कौन कौन सी एयर हमारे इनहेल होती है और कौन कौन सी एयर हमारे एक्सहेल होती है। तो इधर आ गया हमारा क्या? इंस्पायरेशन, और यहाँ आ जाएगा हमारा क्या? एक्सपायरेशन। ठीक है, और यहाँ आ जाएंगे हमारे जो भी हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं। देखिएगा, एक सबसे पहले बात करते हैं एयर मूवमेंट की। एयर मूवमेंट, एयर मूवमेंट, इंस्पायरेशन में एयर मूवमेंट कैसे होता है? इनवर्ड। इंस्पायरेशन में इनवर्ड, एक्सपायरेशन में आउटवर्ड। इसमें एयर एंटर करती है और इसमें एयर बॉडी से बाहर जाती है। दूसरा काम क्या होता है? टाइमिंग। टाइमिंग कितना लगता है? तो ड्यूरेशन की बात करें तो इनहेल में तो लगते हैं 2 सेकंड, और एक्सहेल में लगते हैं 3 सेकंड। ड्यूरेशन की बात करें तो इंस्पायरेशन में लगते हैं हमारे 2 सेकंड का टाइम, तो वहीं हमारे एक्सपायरेशन में कितना लग जाएगा टाइम? 3 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड और 3 सेकंड, दोनों में हमारे डिफरेंस। एक्सहेल में हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। आप कभी भी सांस लेके देखिएगा, इंस्पायरेशन हम फोर्सफुली ले लेते हैं अंदर, ठीक है, तो एक्सपायरेशन तो हमारा जो लंग्स जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे ही एक साथ छोड़ता है। तो अगर हमने गैस इंस्पायरेशन करी है और छोड़ते हैं तो उसमें 1 सेकंड का टाइम हमें ज़्यादा लगता है। इसका रेशो हमेशा एक्सपायरेशन का ज़्यादा आता है। ओके माय डियर, तीसरी चीज़ बात करें, ये प्रोसेस कैसा होता है? प्रोसेस, जो इंस्पायरेशन वाला प्रोसेस है ये तो क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस। ये क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस। और एक्सपायरेशन वाला क्या होता है? पैसिव प्रोसेस। ठीक है, इंस्पायरेशन करने के लिए आपको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ सकता है ना? और एक्सपायरेशन क्या होता है? इसमें पैसिवली होता है ये। ठीक है, अपने आप हो जाता है। तो ये है हमारे क्या? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की बात। इनका रेशो की बात करें, रेशो होता है इंस्पायरेशन का। रेशो देखिए, रेशो मान लो ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग का रेशो क्या होता है? ब्रीदिंग का रेशो होता है इंस्पायरेशन का 2 और एक्सपायरेशन का 3। 2:3 में इसका रेशो पाया जाता है। और अगर हम क्या करते हैं? पर्स लिप ब्रीदिंग करते हैं। पर्स लिप ब्रीदिंग का मतलब होता है जैसे कि हम लिप्स को बिल्कुल छोटा करके अगर ब्रीथ करते हैं तो उसमें जो रेशो आता है पर्स लिप ब्रीदिंग, इसका रेशो क्या आएगा? इसका रेशो आएगा हमारे 1:3। इंस्पायरेशन का 1 और एक्सपायरेशन का 3। इसमें 1 सेकंड का टाइम ज़्यादा लगता है जो हमारी पर्स लिप ब्रीदिंग होती है। ठीक है, तो हम जो इंस्पायर करते हैं उससे हमें क्या करना पड़ेगा? 3 टाइम
ज़्यादा एक्सपायरेशन में टाइम लगेगा। तो ये हमारा किसका रेशो, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग 2:3 में, और पर स्लिप ब्रीदिंग का रेशो क्या हो गया हमारा 1:3। ओके माय डियर, ये हो गई हमारे ब्रीदिंग की बात। अब बात करेंगे हम रेस्पिरेशन की। वही बात हमने आपको बताई कि दोनों सुनने में प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे लगते हैं कि ब्रीदिंग हो रही है, रेस्पिरेशन हो रही है, बात तो एक ही है। अब रेस्पिरेशन कहाँ होती है, रेस्पिरेशन की जो साइट होती है वो अंदर की साइड होती है, किस किस के बीच में, एक तो रेस्पिरेशन होता है एल्वोलाई एंड ब्लड के बीच में, एल्वोलाई एंड ब्लड के बीच में। दूसरा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो होता है हमारे टिश्यू लेवल पे, टिश्यू एंड ब्लड। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ब्रीदिंग में भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था और रेस्पिरेशन में भी गैसेस का एक्सचेंज होता है, लेकिन साइड चेंज हो जाती है। ब्रीदिंग में हम बाहरी एनवायरनमेंट से गैस को एंटर करवा रहे थे, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में जो हमने एयर अंदर ली है तो वो एयर ब्लड में कैसे पहुंचती है, तो जो ब्लड में एयर का एक्सचेंज होता है वो हमारा किस में आता है, रेस्पिरेशन में। ठीक है, अब एल्वियोलाई पे भी अगर रेस्पिरेशन गैसेज एक्सचेंज हो रही है तो ये हमारा किस में आता है, एक्सटर्नल में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, और जो टिश्यू लेवल पे हमारा गैसेज एक्सचेंज होता है वो होता है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये है हमारे रेस्पिरेशन की बात। ठीक है, इसमें हमने क्या बताया, गैसेज एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज O2 और CO2 का गैसेज एक्सचेंज होगा एट एल्वियोलर लेवल एंड टिश्यू लेवल पे। ठीक है, ये तो था हमारा एल्वियोलर लेवल, और ये क्या है हमारा टिश्यू लेवल। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या बताया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, गैसेज एक्सचेंज एट एल्वियोलर लेवल और टिश्यू लेवल। कौन सी गैसेज का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन और CO2 का। और टाइप्स हमने आपको बता दिया, इसके टाइप्स क्या हो गए, कितने टाइप्स का होता है रेस्पिरेशन, दो टाइप का। पहला हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। बता दिया हमने, एक्सटर्नल कहाँ पे, एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में, इंटरनल टिश्यू और ब्लड के बीच में। ओके, एक होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल इंटरनल के अलावा भी एक होता है हमारा सेलुलर, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो भी हमारी ऑक्सीजन आ रही है कहाँ से, इंटरनल रेस्पिरेशन से हमारी जो ऑक्सीजन आ रही है टिश्यू में, वो भी तो कहाँ जाएगी, सेल के पास। तो टिश्यू से सेल के पास जाती है कौन सी, ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये मेटाबॉलिज्म करके ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म या यूज करके, मेटाबॉलिज्म करके क्या करता है, O2 को तो मेटाबॉलिज्म कर लेती है और क्या कर प्रोड्यूस करती है, CO2, और CO2 को वापस टिश्यू के पास और टिश्यू से ब्लड में भेज देती है। तो ये होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ ऑक्सीजन का यूज करके क्या प्रोड्यूस करती है, सेलुलर सेल हमारी क्या प्रोड्यूस करती है, ATP, क्या प्रोड्यूस करती है, ATP। ठीक है, एडिनिन, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। इसी के लिए सारा प्रोसेस होता है हमारा, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, जो एयर ले रहे हैं, किसके लिए यूज करते हैं हम, ATP के लिए, एनर्जी के लिए। बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। जो हम खा रहे पी रहे हैं वो हम किसमें, एक मटेरियल में खा रहे हैं, लेकिन हम उन सबसे पच के जो लास्ट में चीज बनती है वो क्या बनती है, एनर्जी। इसी के लिए हमारी बॉडी वर्क करती रहती है और इसी पे हमारी बॉडी काम करती है। ठीक है, तो ATP किस में आ गई हमारी, सेलुलर रेस्पिरेशन में। ओके माय डियर, अब बात करते हैं, दोनों वर्ड आपको समझ में आए, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। ठीक है, दोनों में क्या चीज है, गैसेस का एक्सचेंज है, लेकिन साइड का डिफरेंस है। ब्रीदिंग में हम नॉर्मली जो इनवर्ड और आउटवर्ड एयर करते हैं वो हमारा किसमें आता है, ब्रीदिंग में। और जो गैसेज एक्सचेंज ब्लड लेवल पे होता है, टिश्यू लेवल पे होता है,
ठीक है, एल्वियोलाई और ब्लड में, टिश्यू और ब्लड में होता है, वो होता है हमारा रेस्पिरेशन में। इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, कि फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन तो आपको पता ही है कि क्या काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा। तो पहला फंक्शन क्या आ जाएगा हमारा, ब्रीदिंग का, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ये इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी फंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी फंक्शन। दूसरा जो फंक्शन है, क्या काम करता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओल्फेक्शन का काम करता है। ठीक है, ओल्फेक्शन मतलब क्या, ओल्फेक्शन कोई भी हम स्मेल ले रहे हैं, एयर के थ्रू ही तो हम स्मेल लेते हैं। मान लो कोई भी फूड की, कोई भी भोजन की हमारे जो एयर आ रही है, किस में आ रही है, हमारी एयर में, जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें एयर में स्मेल आ रही है। तो वो भी क्या करते हैं, हमारे जो नेजल कैविटी के सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, नेजल कैविटी के सेंस जो ऑर्गन होते हैं, वो क्या करते हैं, ओल्फेक्शन का काम करते हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किसका भी काम करता है, ओल्फेक्शन का भी काम करता है। ओल्फेक्शन बाय अपर पार्ट ऑफ नोज। ठीक है, थर्ड फंक्शन की बात करें, थर्ड फंक्शन हमारा क्या आता है, एक तो ये फिल्टर करता है एयर का, जो हमारी नेजल कैविटी होती है क्या करती है, फिल्टर करती है एयर का, ह्यूमिडिफिकेशन करती है, मतलब उसको थोड़ा नमी प्रोवाइड करती है हमारी एयर को, ताकि कोई भी इरिटेशन ना हो, जो हमारी एयरवे है उसमें कोई इरिटेशन ना हो, इसलिए उसको क्या करती है, ह्यूमिडिफाइड करती है। ह्यूमिडिफाइड का मतलब नमी प्रोवाइड करती है एयर को। ठीक है, अगर कोई एयर क्या होती है, गर्म होती है, तो ह्यूमिडिफाइड से क्या होती है, उसमें नमी आ जाती है, जिससे हमारी कोई इरिटेशन नहीं होती है। तो ह्यूमिडिफायर करती है, और अगर ठंडी एयर है तो उसको क्या करती है, वार्म करती है। तो इसका काम क्या होता है, थर्ड, फिल्टरिंग, फिल्टरिंग ऑफ एयर। ठीक है, ह्यूमिडिफाइड करने का और वार्मिंग करने का, ये तीसरा फंक्शन हो गया। चौथा फंक्शन आता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कौन सा, प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करने का काम करती है, साउंड या फिर कौन सा, वॉइस प्रोडक्शन। हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, साउंड और वॉइस प्रोडक्शन का भी काम करता है। हमारे जो वोकल कॉर्ड होते हैं, जो लेरिंग्स होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम साउंड भी प्रोड्यूस करता है, वॉइस का भी प्रोडक्शन करता है। फिफ्थ फंक्शन है हमारा टेम्परेचर मेंटेन। हमारी जो एयर आ रही है, ह्यूमिडिफायर होके आ रही है, ठीक है, उसको हमारी जो, अगर मान लो बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम जो वार्म एयर छोड़ते हैं बाहर एनवायरनमेंट में, तो वार्म एयर से भी हमारा क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। और ठंडी एयर हम अगर इनहेल कर रहे हैं, उससे भी हमारे जो, अगर मान लो हाई टेम्परेचर पे हमारी बॉडी, तो ठंडी एयर आती है, उससे भी हमारा टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन होता है। तो फिफ्थ फंक्शन हो गया इसका, टेम्परेचर मेंटेन करने का। एंड सिक्स फंक्शन इसका क्या होता है, एसिड बेस को बैलेंस करने का। यहाँ लिख लेते हैं, सिक्स फंक्शन क्या आता है इसका, एसिड बेस, एसिड बेस बैलेंसिंग, एसिड बेस बैलेंसिंग। ठीक है, एसिड और बेस हमारे बॉडी में क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबॉलिज्म से हमारे, कुछ मेटाबॉलिज्म से एसिड बनता है, कुछ मेटाबॉलिज्म से बेस बनता है। तो उन सबको बैलेंस करने का काम भी हमारे लंग्स के द्वारा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा क्या, फंक्शन। अब कैसे किया जाता है देखिएगा, CO2 जो होती है, CO2 अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा है, तो CO2 का नेचर होता है क्या, CO2 का नेचर होता है H+ आयन का। ठीक है, CO2 का नेचर होता है H+ आयन का। अगर CO2 बढ़ रही है हमारे शरीर में, तो CO2 के साथ साथ में हमारा हाइड्रोजन भी बढ़ता है।
CO2 का मतलब CO2 बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है, हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है। अब CO2 बढ़ रही है तो हमारा देखिएगा क्या होगा, रेस्पिरेटरी हमारे एसिडोसिस होगा। CO2 का नेचर होता है H+ आयन का, और H+ आयन हमारा क्या किस नेचर का होता है, एसिडिक। H+ आयन किस नेचर का होता है, एसिडिक। तो CO2 बढ़ रही है, H+ आयन बढ़ रहा है, तो हमारा क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब CO2 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, CO2 को बाहर एक्सेल ज़्यादा करेंगे, तो हमारा क्या होगा, हमारा बॉडी का एसिडिक जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, एसिड हम ज़्यादा बाहर निकालेंगे, CO2 बाहर हम ज़्यादा छोड़ेंगे, तो हमारा क्या होगा, एल्केलाइन और एसिड मेंटेन हो जाएगा। दूसरी चीज़ हमारा क्या होता है, एक SCO3। SCO3 होता है, ये किस नेचर का होता है, एल्केलाइन नेचर का। ठीक है, SCO3 होता है एल्केलाइन नेचर का, जो हमारे ये किससे रिलेटेड है, GIT से। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्केलोसिस में हेल्प करता है उनको समझने के लिए। रेस्पिरेटरी केवल हमें CO2 का ध्यान रखना होता है, CO2 और H+ आयन का। ठीक है, CO2 ज़्यादा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, CO2 कम तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। ओके माय डियर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एल्केलोसिस। तो आपको एक चीज़ CO2 से तो हमेशा ध्यान रखनी है, अगर CO2 बढ़ रही है तो रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस एसिडोसिस होगा, CO2 अगर कम है तो हमें रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे किसके फंक्शन, किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। एक फंक्शन आता है हमारा, हमारे जो लंग्स की पेरेन्काइमा होती है, लंग्स की जो सेल होती है, वो एक एंजाइम रिलीज करती है। सेवंथ फंक्शन क्या है इसका, प्रोड्यूस, सेवंथ फंक्शन है प्रोड्यूस एस ACE। ये क्या है हमारा, एंजाइम है। कौन सा, एस की फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, एस, ये हमारी जो लंग्स की पेरेन्काइमा है, लंग्स की जो सेल है, उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये एंजाइम प्रोड्यूस किया जाता है जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है माय डियर, तो ये भी हमारे किसके द्वारा किया जाता है, एस जो एस एंजाइम होता है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, लंग्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एक आठवां फंक्शन क्या होता है इसका, डिफेंस का। आठवां फंक्शन इसका पाया जाता है किसका, डिफेंस। डिफेंस का भी काम करता है। डिफेंस का काम कैसे करता है, जैसे देखो इसमें हमारे नेजल कैविटी में क्या पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारे क्या करती है, क्या काम करती है, विब्रेशी का काम करती है। जो हमारे नेजल कैविटी में जो जमा हो जाते हैं, जो क्लोट जमा हो जाता है, जो हम एयर लेते हैं, कोई भी मिट्टी है, धूल के कण है, माइक्रोबैक्टीरिया है, ठीक है, सबको रोकने का काम किसके द्वारा किया जाता है, जो हमारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं विब्रेशी। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑफ नोज। और किस तरीके से डिफेंस किया जाता है, म्यूकस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस से हमारी जो एयर को क्या प्रोवाइड होती है, नमी प्रोवाइड होती है। और म्यूकस से जो भी मान लो माइक्रो बैक्टीरिया आ रहे हैं, कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, कोई भी वायरस आ रहा है, वो हमारे म्यूकस से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, म्यूकस से चिपक जाता है। और म्यूकस से चिपकने के बाद आगे हमारे ब्रोंकियो में नहीं पहुंचता, ट्रेकिया में नहीं पहुंचता है, एल्वियोलाई तक नहीं पहुंच पाता, हमारे ब्लड में नहीं पहुंच पाता। इसीलिए हमारा जो म्यूकस है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो क्या काम करता है, डिफेंस का काम करता है। इसमें लिख सकते हैं हम क्या, बाइंड माइक्रोबैक्टीरिया, बाइंड माइक्रोबैक्टीरिया एंड
कॉमन सेल्स। माइक्रोबैक्टीरिया लिख लीजिए इसमें, बाइंड माइक्रोबैक्टीरिया। ठीक है, म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस माइक्रोबैक्टीरियम जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बाइंड करने का काम करता है, चिपका लेता है ताकि वो आगे तक ना जा पाए। ठीक है, इस तरीके से भी ये डिफेंस का काम करता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया के में भी क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरिया को रोकने का काम करता है। दूसरी चीज आती है हमारी कफिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब पता है आपको? स्नीजिंग क्या होती है? हमारी जो हमें छींक आती है। ठीक है, कफिंग जो हमें खांसी आती है, स्नीजिंग जो हमें छींक आती है। खांसी और छींक से भी हम क्या करते हैं? डिफेंस का काम करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे मान लो ट्रेकिया में या हमारे नेजल कैविटी में प्रेजेंट है, तो हमें जो भी स्नीजिंग आएगी, कफिंग आएगी, उससे क्या होगा? माइक्रोबैक्टीरिया बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरी, वो क्या करती है? डिफेंस का काम करती है। ओके माय डियर, तो ये थे हमारे क्या, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस। इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शंस करता है दोस्तों। ओके माय डियर, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम अगले टॉपिक की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राम राम। और बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि सफलता हमें एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम करते रहते हैं तो एक दिन सफलता जरूर हासिल होती है दोस्तों।